का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। मनी सेंट्रल तैयार, मनी 9 के एडिटर अंशुमान जी तैयार और न्यूज रूम से हमारे साथी संदीप ग्रोवर तैयार। हम तीनों तैयार खबरों के विश्लेषण के लिए, खबरों को बताने के लिए। खबरों के लिए आप देखिए ऑन द शो कि आज कौन सी वो खबरें जिनका हम करेंगे विश्लेषण। शुरुआत हम फूड की खबर से करते हैं। जनरली आज भी गेहूं की खबर है। गेहूं को लेकर सरकार में इतनी बेचैनी क्यों? बात अब यहां तक आ गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार काटने जा रही है। हो सकता है फ्री में भी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दे। क्या पूरा मामला ये समझेंगे। क्या बढ़ने वाली है किसान सम्मान निधि? चुनाव करीब हैं, ऐसी चर्चाएं गर्म हैं कि सरकार सम्मान निधि बढ़ा सकती है। कितनी बढ़ा सकती है? बजट में पैसा है, जेब में पैसा है? क्या स्थिति बजट की है, क्या स्थिति बढ़ने की है, ये जानेंगे। एलआईसी ने क्यों नहीं बेची सरकारी स्कीमें? दरअसल था क्या कि सरकार की दो ऐसी स्कीमें थीं जो सोशल सिक्योरिटी की थीं, जो श्रम मंत्रालय चलाता था, और ये कहा गया था कि एलआईसी का बड़ा नेटवर्क है और एलआईसी इनको बेचेगी। एलआईसी ने नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? कौन सी स्कीमें थी? अब आगे क्या होगा? कैसे टारगेट सेट किए जाएंगे? ये सब कुछ जानेंगे। अगली खबर होगी देश के एयरपोर्ट से जुड़ी। एयरपोर्ट से जुड़ी आपने हाल फिलहाल में कौन सी खबरें सुनी? मैंने दो खबरें सुनी। एक खबर ये सुनी कि एयरपोर्ट पर लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फुटफॉल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दूसरी खबर ये सुनी कि भाई त्योहारों पर ज्यादा अफरा तफरी ना मचे, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। अगर इतने लोग आ रहे हैं, फिर देश के एयरपोर्ट घाटे में क्यों? खबर यह है कि देश के एयरपोर्ट घाटे में। कौन से एयरपोर्ट घाटे में, क्यों घाटे में, ये जानेंगे। अदानी क्यों बेच रहे अपनी कंपनी? अदानी अपनी एक कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है उन्होंने, ऐसी चर्चा है। कौन सी वो कंपनी है, कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, क्या इसके मायने, ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आज आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में एक नई बीमारी सामने आई है। कौन सी बीमारी है? बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं, सामने कैसे आ रही हैं, सरकार क्या करेगी? इससे तो अभी बड़ी उम्मीदें हैं। अगले चुनाव में तो इसका दायरा बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन दायरा बढ़ता, उड़ान और ऊंची होती, उससे पहले तो नीचे बीमारियां सामने आने लगी। क्या कुछ बीमारियां सामने आई, ये जानेंगे। ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं गेहूं की खबर के साथ। देश में आटा, मैदा, सूजी और ब्रेड के दाम फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं की कीमतें 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2535 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा भाव है। इधर सरकार के पास गेहूं का स्टॉक कम होने लगा है, जिसकी वजह से खुले बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार के पास सीमित गेहूं है। 1 अगस्त तक केंद्रीय पूल में गेहूं का कितना स्टॉक था? 283 लाख टन। संभावना यह है कि गेहूं की सप्लाई बढ़ाने के लिए अब सरकार इसके आयात पर ड्यूटी घटा सकती है। सर, कितनी ड्यूटी घटेगी और इतनी बेचैनी क्यों है? गेहूं को लेकर सरकार की बेचैनी जायज़ है। बाजार की परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है। भारत में गेहूं की कीमतें 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। पहली चीज़ तो गेहूं के फसल चक्र में अभी नई फसल आने में लंबा समय बाकी है, क्योंकि अभी तो रबी की सोइंग भी नहीं शुरू हुई है। और ये गेहूं की कीमत बाजार में मौजूदा स्टॉक और जो निजी स्टॉक है उसको मिलाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में गेहूं की महंगाई सर पर खड़ी है और लगातार चल रही है। सरकार ने ओपन मार्केट में सेल भी की थी, इस साल की शुरुआत में भी की थी। थोड़ी बहुत कीमतें आटे की नीचे आई थी, लेकिन इसके बाद फिर अब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि खरीफ की फसल को लेकर और धान की पैदावार और यील्ड को लेकर भी चिंताएं गहरी हैं, इसलिए भारत पहली बार उस स्थिति में आ गया है जहां उसे आयातित गेहूं खिलाना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। भारत का गेहूं इंपोर्ट करना दुनिया के लिए बड़ी खबर होती है, सबसे बड़ी, क्योंकि भारत दुनिया का गेहूं निर्यातक है और दुनिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में है। लेकिन मजबूरी यह है कि सरकार के भीतर इस बात की योजना बनने लगी है कि गेहूं के आयात को खोला जाए। तरीके दो हैं। तरीका एक है कि सरकार और सरकारों के बीच में आयात हो, गवर्नमेंट बेसिस पे, और दूसरा यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए और उसके जरिए बाजार में गेहूं आने दिया जाए। दूसरी संभावना पहले बनती दिखाई दे रही है। भारत में गेहूं का आयात या इंपोर्ट हतोत्साहित किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है भारत में गेहूं के इंपोर्ट पर, ताकि भारतीय किसानों को सही कीमत मिल सके। लेकिन अब मजबूरी ये है कि दो तरीके के प्रस्ताव चर्चा में है। एक प्रस्ताव ये है कि गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम घटाकर आधी कर दी जाए, यानी 15 से 20% की जाए, और दूसरा ये भी है कि उसको ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी जाए और शून्य ड्यूटी पर आयात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इसमें एक पेंच है। जैसे ही भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा होगी कि गेहूं का आयात शुरू होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की आपूर्ति पर दबाव पहले से ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन ने जो दुनिया में गेहूं सप्लाई की एक संधि की थी युद्ध के बीच में, उस संधि से रूस बाहर निकल चुका है। पर गेहूं की कीमतें, महंगाई
चुनाव सर पर और महंगाई का चतुर्दिक बढ़ना, चारों तरफ से पूरी खाने की थाली में महंगाई का आने का मतलब है कि सरकार अपनी तरफ से गेहूं की आपूर्ति को लेकर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करना चाहती है जिससे कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके, कम से कम जितनी बढ़ चुकी है उससे आगे ना बढ़े। देश में अनाज की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई हुई है। गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक दिया गया है, लेकिन इंडस्ट्री का वैसा मानना है कि सरकार निर्यात पर लगी रोक को जल्द हटा सकती है। दरअसल उम्मीद यह है कि इस साल चावल का उत्पादन बढ़ेगा, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार निर्यात को लेकर लगाई गई पाबंदी हटा सकती है। इस साल देश में धान की खेती पिछले साल से ज्यादा हुई है। 4 अगस्त तक के आंकड़े आ गए हैं। 4 अगस्त तक के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में 283 लाख हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल ये 273 लाख हेक्टेयर में हो पाई थी। सर, निर्यात पर रोक वाकई हट जाएगी क्या? ये भी दुविधा की बात है। अगर गेहूं का आयात खुला और गेहूं का इंपोर्ट होने लगा तो शायद सरकार चावल के निर्यात को लेकर थोड़ा उदार हो सके, लेकिन चुनावी साल में चावल और गेहूं दोनों की महंगाई एक साथ संभाल पाना सरकार के लिए मुश्किल की बात है। और ये बात तय है कि अगर निर्यात दोबारा खोला गया तो कीमतें फिर बढ़ना शुरू होंगी बाजार में चावल की। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बुवाई है, जो बुवाई का रकबा बढ़ा है, पिछले साल के बराबर है, उससे कितनी पैदावार होकर आती है, कितनी यील्ड निकल कर आती है सरकार के पास या देश की अर्थव्यवस्था में धान के उत्पादन की, इस आधार पर तय होगा। तो शायद अगर निर्यात खोलने का फैसला शुभम किया भी जाएगा ना, तो खरीफ की फसल का चक्कर पूरा होने के बाद सरकार भंडार और बाजार में आपूर्ति देखकर इस बात का फैसला करेगी। बहरहाल लेकिन भारत दुनिया का सबसे प्रमुख चावल निर्यातक है। दुनिया के बाजार में करीब 38 से 40% की हिस्सेदारी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। और भारत के निर्यातक ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसे मौके पर जब भारत से कृषि निर्यात के सारे दरवाजे के करके बंद हो रहे हैं, चीनी भी का निर्यात भी रुका हुआ, गेहूं का निर्यात भी रुका हुआ है, चावल का निर्यात कम से कम खोला जाए। लेकिन सरकार की दुविधा समझने लायक है। खाद्य उत्पादों की महंगाई चरम पर है और बढ़ रही है। और आज तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है, जिसका फैसला हम आपके पास लेकर आएंगे। तो गेहूं और चावल के बाद अब आपको 2 सूचनाएं और देते हैं जो महंगाई से जुड़ी हैं। एक है सब्जी से जुड़ी और एक है मसालों से जुड़ी। मसालों की महंगाई में एक और नाम जुड़ गया है। जीरा और हल्दी के बाद अब काली मिर्च भी महंगी हो गई है। बीते 1 महीने के दौरान काली मिर्च के थोक भाव करीब 28% बढ़े हैं। महीने भर पहले केरल की कन्नूर मंडी में भाव जो था वो 47,000 रुपये प्रति कुंटल था, अब बढ़कर ये 60,000 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। थोक भाव बढ़ने की वजह से रिटेल में भी काली मिर्च महंगी होने की संभावना है। सब्जियों में क्या हुआ? टमाटर चर्चा में है, केंद्र में है, लेकिन प्याज भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सब्जियों में प्याज की महंगाई भी बढ़ने लगी है। बीते 1 महीने के दौरान कीमतों में 25% से ज़्यादा का उछाल आया है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी चलिए, वहाँ पर क्या हुआ? 7 जुलाई को प्याज का जो थोक भाव था 1370 रुपये प्रति कुंटल था, जो 7 अगस्त को बढ़कर 1725 रुपये पहुँच गया। प्याज की कीमतों में यह बढ़ोतरी आवक बढ़ने के बावजूद हुई है। नई फसल आती है तो ये देखा जाता है कि भाई दाम कम होंगे, क्योंकि आपूर्ति बढ़ी, मांग उतनी रहेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, आवक बढ़ने के बाद भी दाम बढ़े। इस साल 7 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान देश भर की कृषि उपज मंडियों में 17.60 लाख टन प्याज की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 15.93 लाख टन प्याज आया था। यानी आवक में भी 17% की बढ़ोतरी हुई है। आवक 17% बढ़ी, कीमतें 25% बढ़ गईं। अजीब से विरोधाभास है। चावल हो गया, मसाले हो गए, सब्जी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है। अभी सरकार किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है। ये सीधी आर्थिक सहायता है, सीधे अकाउंट में पैसे जाते हैं। हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये की किश्त जाती है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। 2-2 की 3 की जगह 4 किश्तें जाने लगेंगी, ऐसा प्रस्ताव है, ऐसी चर्चा है। ऐसा कर सकती है सरकार सर? संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और 2 चीज़ें इसके, चुनाव ही केवल एक वजह नहीं है। चुनाव स्वाभाविक रूप से ऐसी स्कीमें चुनाव को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं, लेकिन सरकार के भीतर इस बात की चर्चा है, जो लोगों से बात करके पता चल रहा है। क्योंकि कृषि किसानों की इनकम में पिछले 2 साल में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, और अब निर्यात रुकने के बाद किसानों की आय में और ज़्यादा कमी होने की संभावना है, क्योंकि निर्यात नहीं हो रहा है। निर्यात की इनकम का हिस्सा परोक्ष रूप से किसानों को जाता था। दूसरी चीज़ ये कि ग्रामीण इलाकों
इलाकों में जो वेजेस या मजदूरी बढ़ने की दर है उसमें 1-1.5 साल में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। अगर आप बढ़ोतरी के आंकड़े को भी देखें तो 4-4.5%, 5% के आसपास है, जबकि ग्रामीण इलाकों की महंगाई जो सरकार हर महीने आंकड़ा लेकर आती है उपभोक्ता महंगाई का, वो 6 से 7% के आसपास है। तो रूरल एरिया में डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, रूरल एरिया में दबाव और इनकम की कमी बढ़ रही है। राजनीतिक रूप से इसके अपने नकारात्मक फलित होते हैं किसी भी सरकार के लिए जो चुनाव में जा रही होती है। और ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है कि शायद इस साल किसान सम्मान निधि में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ोतरी जनवरी के आसपास ही होगी, क्योंकि अगला साल लोकसभा चुनाव का है। सरकार के पास हालांकि फिलहाल इस साल सरकार ने इसमें बढ़ोतरी का प्रोविजन नहीं किया था, लेकिन चूंकि अतिरिक्त रूप से सरकार को आरबीआई से डिविडेंड मिला है, जीएसटी का कलेक्शन थोड़ा बेहतर है, ऐसी स्थिति में बाकी स्कीमों को रोककर, और इस साल तो वोट ऑन अकाउंट आना है, इसलिए बड़ा बजट तो अगले साल जुलाई में आएगा, सरकार ऐसी संभावना बना सकती है कि देश में किसानों को करीब 8-8.5 करोड़ किसान जिनको कि किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, उन्हें 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि दी जाए। ये प्रस्ताव है, चर्चा है, आधिकारिक रूप से अभी इस पर सरकार में प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है, पर संभावना इस बात की बनती दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल लोन के डिफॉल्ट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये माना जा रहा है कि गांव में जो छोटे छोटे लोन ले रखे हैं लोगों ने, वो वापस नहीं कर पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे। क्यों? मॉनसून के बिगड़े संतुलन, धीमी रिकवरी और कर्ज की बढ़ी हुई दरों की वजह से ऐसा हो सकता है। कर्ज की किस्त समय पर लौटाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। देश के कई बड़े बैंकों और गैर फाइनेंस कंपनियां जो हैं, जिन्हें हम एनबीएफसी कहते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े इस डिस्ट्रेस को लेकर चिंतित हैं, आगाह कर रही हैं। सर, इतनी आशंका क्यों कि भैया लोन डिफॉल्टी हो जाएंगे? गांव में काफ़ी चुनौती दिख रही है, और ये समस्या बैंकों से ज़्यादा एनबीएफसी के लिए, जैसे बजाज फिनांस है, जैसे चोलामंडलम फिनांस है या एल&टी फिनांस, ऐसी कंपनियां जो ग्रामीण इलाकों में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए फंडिंग करती हैं, पैसा खर्च पर देती हैं। एक होता है ट्रैक्टर सेल्स और दूसरी होती है 2 व्हीलर सेल्स। इनके अगर आप नंबर देखें पिछले साल जून की तुलना में इस साल जून के आंकड़े देखें तो ट्रैक्टर्स की सेल में करीब माइनस में 4.7% के आसपास आ गई, और 2 व्हीलर्स की सेल में कोई बढ़ोतरी रूरल एरिया में नहीं दिखाई दी, जो पिछले साल करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी। ये दोनों चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि रूरल एरिया में डिस्ट्रेस ज़्यादा है, लोगों के पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है, और इसकी बड़ी वजह वही है जिसका एक हिस्सा हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना में भी पैसा बढ़ाने की संभावना इसलिए बनती दिख रही है क्योंकि इस साल के मानसून ने किसानों को की इनकम बढ़ाने के बजाय उन्हें और ज़्यादा मुश्किल में डाला है। देश के एक बड़े हिस्से में सूखा रहा है और वहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है। दूसरे हिस्से में जहाँ बारिश हुई वहाँ बाढ़ का खतरा है, और वहाँ बाढ़ के कारण फसलें खराब हुई हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इस साल मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे राजस्थान को देखें, गुजरात देखें, हरियाणा देखें, पंजाब देखें, इनमें, या आप उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला और बिहार को देखें, इन राज्यों में जो डिविएशन है नॉर्मल मानसून का वो 15 से 80% के आसपास है। यानी ऊपर वाले जो राज्य हमने आपको बताया उसमें 80% तक ज़्यादा बारिश हुई है, बाढ़ की स्थिति, और जो नीचे वाले हमने आपको राज्य बताए उनमें सूखे की संभावना। ऐसी स्थिति में रूरल एरिया में डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने का खतरा है। और जो ओवरऑल पिक्चर इस तस्वीर से निकलती दिख रही है वो एफएमसीजी कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है, उनके लिए जो सूचनाएं आ रही, क्योंकि इस परिस्थिति के कारण ग्रामीण इलाकों में डिमांड निकलने की, कंजम्पशन की, खपत बढ़ने की गुंजाइश भी खरीफ के मौसम के बाद भी नहीं दिखाई देती, और इसका असर हमें कंपनियों की तरफ से त्योहारी सीजन की तैयारियों पर भी दिखाई देगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यू पेंशन स्कीम और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम को लागू करने में भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की भूमिका को रिव्यू करने की योजना बनाई है। क्यों बनाई है? इन दोनों योजनाओं को दरअसल 2019 में लॉन्च किया गया। ये कहा गया कि श्रम मंत्रालय इनका कस्टोडियन होगा, यानी कि उसके अंतर्गत ये चलाई जाएंगी, और LIC का क्योंकि नेटवर्क पूरे देश में है, उसके जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके जरिए इनको बेचा जाएगा। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय LIC के कॉमन सर्विस केंद्रों के लिए सेवाएं मुहैया कराता था और कहता था कि आप बेचिए, लेकिन पता चला कि ये बिक नहीं पाई। क्या पूरा मामला है ये? LIC जो कि भारत की प्रमुख बीमा कंपनी है, सरकार ने इसे अपनी 2 प्रमुख स्कीमों को बेचने की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि LIC के पास पूरे देश में फैला हुआ एजेंट्स का नेटवर्क है। इन स्कीमों में जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का साइज़ है वो 55 रुपये से 200 रुपये पर मंथ के आसपास है, यानी बिल्कुल निचले तबके के लिए, कमाए के वाले तबकों के लिए ये दोनों स्कीमें सरकार लेकर आई थी। और सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम थी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए थी, और नेशनल पेंशन स्कीम का NPS का भी एक हिस्सा था, जो ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड
फ्लाइट के लिए लाया गया था। हुआ ये कि LIC के एजेंट्स ने इन्हें बेचने में रुचि नहीं ली। रुचि लेते भी क्यों? वे कमीशन नहीं है इस पूरी स्कीम को बेचने में, सरकार की तरफ से दी गई स्कीम्स में उनके लिए कोई बड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं था। और LIC के एजेंट LIC की स्कीम्स को बेचने में भी अपने तरीके से जिन जो स्कीमों में बेहतर रिटर्न है उनके लिए या बेहतर कमीशन है उसे पुश करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए अब जब चुनाव के करीब पहुंच रही है सरकार तो उसे समझ में आया है कि इन स्कीमों का रिस्पांस नहीं आया, इन स्कीमों को उन लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सका जिनके लिए बनाया गया था। तो इसलिए अब मजबूरी ये है कि LIC की पूरी भूमिका को रिव्यू किया जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि अब LIC के लिए टारगेट्स तय कर दिए जाएं और इस तरीके की शर्तें तय कर दी जाएं जिसके तहत वो उसे एक निर्धारित संख्या में LIC के एजेंट्स को और LIC के नेटवर्क से इन स्कीमों की बिक्री की जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक पहलू और भी है सर, ये पहलू भी है कि अगर आप ज़बरदस्ती टारगेट दे दिए जाएंगे LIC को, कहा जाएगा कि नहीं आपको बेचना है, तो आपको नहीं लगता ये फोर्स सेलिंग होने लगेगी, कोई लेने खुद जाएगा और जैसे अभी बीमा के साथ बैंकों में होता है या यूलिप में होता है, यहाँ भी कहीं होने का डर हो? हाँ, ये क्योंकि इन स्कीमों के साथ एक महत्वपूर्ण बात और समझना है कि ये पूरी स्कीमें जिन लोगों को तक पहुँचाई जानी है उनके पास उन्हें वो उस बात के लिए कन्विंस भी किया जाना, बताया भी जाना है कि उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि बीमा या इंश्योरेंस लोगों के चॉइस का भी सवाल है कि उसे वो चुनना चाहते हैं कि नहीं चुनना चाहते। शायद इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ऐसी स्कीमें लाते समय सरकारें कभी भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोचती। इसका नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा, इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाएगा, इसे किसी PSU बैंक के, किसी PSU फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंधे पर बिठा दिया जाता है। और अंततः इन स्कीमों में क्या होता है जिसको हम आज के एक मुख्य खबर में बताएंगे कि ऐसी स्कीमें जब लागू की जाती हैं सरकारी नेटवर्क के जरिए तो या तो इसमें असंख्य फर्जी तरीके के एनरोलमेंट कराए जाते हैं या स्कीमों के लक्ष्य बढ़ाकर दिखा दिए जाते हैं। यहाँ भी यही चुनौती है। शायद सरकार को इन पूरी स्कीमों के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर नए सिरे से विचार करना होगा और ये देखना होगा कि जहाँ जिन लोगों के लिए बनाई गई है उन्हें वो जहाँ सरकारी सिस्टम को टच करते हैं या सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं वहाँ उन सुविधाओं के ट्रांसफ़र को इन स्कीमों से जोड़ा जा सके, तब ये सिक्योरिटी की जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है इन्हें सफल बनाया जा पाएगा। अंशुमान जी ने अभी चर्चा कर रहे थे जब हम न्यूज़ रूम में, तो एक सुझाव दिया था कि जैसे अब आप ये किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ा रहे हैं तो कह दीजिए कि 2000 की जगह 1800 रुपये बढ़ेंगे और 200 रुपये आपको ये बीमा दिया जाएगा। तो ज़रूरी बीमा होगा आपके पास पहुंच जाएगा। सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में कुछ नई बैठकों की तैयारी हो रही है। इन बैठकों की तैयारी दरअसल टूटते निर्यात और घटती FDI की छाया में की जा रही है। मामला दरअसल ये है कि पहले भारत कुछ देशों को निवेश करने के लिए वरीयता देता था, उनके साथ खास तरीके के समझौते किए जाते थे, लेकिन अब करीब 8 साल हो गए इन फाइलों को, इन समझौतों की जो फाइल है वो धूल खा रही है। कौन से देश हैं सर, कौन से समझौते हैं और कितने ज़रूरी थे ये? भारत में विदेशी निवेश लाने के अभियान का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो ये समझौते थे और ये बहुत बड़ा हिस्सा था समझौतों का। पहले मैं इसका दायरा और आकार आपको बताएं। दुनिया में करीब 83 देशों के साथ भारत ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की थी जिनको BIT कहा जाता है। इसमें 83 देश भी थे और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुई थी, 5-6 देशों के समूहों के साथ भी हुई थी। ये 1993 से जब भारत ने अपना आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था तो भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए ये संधियाँ महत्वपूर्ण थी। इसके साथ इनके कुछ और भी वर्जन थे जिसमें कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA बोलते हैं जिनको, या कंप्रेहेंसिव इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हैं वो भी इनके साथ जोड़े गए थे। इन्हें 1993 में लॉन्च किया गया था। 2003 में इनका एक नया मॉडल लाया गया बदलकर। इनके जरिए सरकार उन जिन देशों के साथ भारत ये संधि करता था या सहमति बनती थी वहाँ की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए कुछ खास किस्म की रियायतें दी जाती थी, कुछ प्रोत्साहन दिए जाते थे, कई तरीके की सुविधाएं दी जाती थी। 2015 में जब नई सरकार सत्ता में आई तो उसने इन स्कीमों की वेरिफिकेशन, अमेंडमेंट और समीक्षा को रोक दिया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि वो इन स्कीमों में एक शर्त थी जिस शर्त को सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वो शर्त ये थी, नई सरकार मानने को तैयार नहीं थी। ये शर्त थी कि अगर भारत में किसी भी कंपनी के निवेश में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आर्बिट्रेशन में ले जाया जा सकता है। आपको याद होगा कि वेदांता, वोडाफोन, इसके तमाम विवादों के दौरान भारत में लिए गए फैसले, अभी अमेजन और फ्यूचर रिटेल का जो पूरा विवाद था रिलायंस के साथ, वो भी ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, आर्बिट्रेशन अदालतों में ले जाए जाते हैं। सरकार ने ये शर्त रखी थी कि इन स्कीमों में से शामिल नहीं किया जाएगा। नतीजा क्या हुआ शुभम? 74 से इनमें से 74 BIT जो ऐसे हैं जो सस्पेंड हो गए, जिन पर कोई काम ही नहीं हुआ, आगे उनका रिव्यू नहीं किया गया, और बाकी कई रीनेगोशिएशन और रिव्यू के लिए 2015 से पेंडिंग है।
अब सरकार दबाव में है। दबाव में इसलिए क्योंकि निर्यात लगातार गिर रहा है, एफडीआई लाने की कोशिशें भी अब कमज़ोर पड़ रही हैं, इसलिए इस तरीके की फाइलें अब कॉमर्स मंत्रालय में फिर निकलना शुरू हुई हैं, जहां ये कोशिश की जा रही है कि इन संधियों को दोबारा शुरू किया जाए। इनमें ये शर्त जो आर्बिट्रेशन की शर्त है इसे ढीला किया जाए, ताकि दुनिया की निवेश कंपनियां भारतीय बाजार में निवेश कर सकें और उन्हें प्रोत्साहन दिए जा सकें। कोरोना के बाद देश का एविएशन भले ही रिकवर हो रहा हो, एविएशन सेक्टर पूरा रिकवरी दिखा रहा हो, लेकिन देश के एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत चल रहे देश के सभी एयरपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में रहे। इन एयरपोर्ट में अदानी ग्रुप द्वारा संचालित किए जा रहे 7 एयरपोर्ट भी शामिल हैं। सर, और कौन से एयरपोर्ट शामिल हैं और कितना घाटा है? ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है जो सरकार ने संसद में बताया। भारत में अब 2 तरीके के एयरपोर्ट हैं। एक ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद चलाती है, जो कि अथॉरिटी के अपने एयरपोर्ट हैं, और बाकी एक बड़ी संख्या एयरपोर्ट की ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर दिए गए। और दिलचस्प फर्क ये है शुभम कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत हैं वो मुनाफे में हैं, वो मुनाफा दिखा रहे हैं, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आने वाले एयरपोर्ट्स में नुकसान है, बड़ा नुकसान है। तो हम पहले आपको बताएं कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं उनके नाम क्या है, जो जिनमें में 1-2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पीपी मॉडल में और फायदे में। कोझिकोड, चेन्नई और कोलकाता जो एआई के एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट हैं, ये प्रॉफिट में हैं, जबकि कोच्चि और बेंगलुरु 2 ऐसे एयरपोर्ट केवल मिले हैं भारत में प्राइवेट पार्टनरशिप के, जिनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिनमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस भी बड़े एयरपोर्ट का आप नाम लें, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, सारे एयरपोर्ट्स घाटे में हैं। अब ये बिल्कुल एक किस्म का पैराडॉक्स या अंतर्विरोध है कि भारत में एयरपोर्ट्स पर भीड़ है, फ्लाइट्स के लिए लंबी वेटिंग है, लोग लाइनों में लगे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने इन एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट को या प्राइवेट कंपनियों ने इन एयरपोर्ट्स को प्रॉफिटेबल बनाने में अभी सफलता नहीं पाई है। घाटे कितने हैं? अहमदाबाद एयरपोर्ट का घाटा 408 करोड़ रुपए है, लखनऊ एयरपोर्ट का घाटा 160 करोड़ रुपए है, मंगलुरु का करीब 125 करोड़ रुपए है, गुवाहाटी का 60 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा है। इतने बड़े घाटे में है। अब यहाँ से भारत के एयरपोर्ट प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई देती है। अदानी विल्मर लिमिटेड से अदानी एंटरप्राइजेज बाहर निकलने की योजना बना रही है। कंपनी अपनी 44% हिस्से की संभावित बिक्री के लिए संभावनाएं तलाश रही है। शेयर के मौजूदा कीमत के आधार पर अदानी के शेयरों की कुल कीमत करीब $2.7 अरब है। बता दें कि अदानी विल्मर लिमिटेड अदानी एंटरप्राइजेज और विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, एक ज्वाइंट वेंचर है। इस खबर को समझने के लिए, इसकी बारीकियां समझने के लिए चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। संदीप, क्या कुछ चर्चा है? क्यों ये चर्चा है? क्या इसकी संभावित वजह हो सकती है? देखिए, अभी तो पिछले हफ्ते इन्होंने इनफैक्ट अपने नतीजे घोषित किए थे। तिमाही आधार पर इन्होंने करीब 80 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया था। उस झटके से अभी इनके निवेशक निकले नहीं है कि अब ये स्टेक सेल की खबरें सामने आ गई। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अदानी ग्रुप ने इस बात का खंडन नहीं किया है। ये जो पूरा अफवाहें चल रही हैं अभी कि ये हिस्सा बेच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल मार्केट स्पेकुलेशन कहा है इसे, और उसे कहकर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, यानी कि पूरी तरह से इसका खंडन नहीं किया है। अब से समझिए कि पहले ये कंपनी है क्या। ये कंपनी खासतौर पे एफएमसीजी उत्पादों से जुड़ी हुई है। एफएमसीजी सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल, चीनी, ये जो किचन में यूज होने वाली कमोडिटीज हैं, उसके ऊपर ये कंपनी खास तौर पे फोकस करती है। फॉर्च्यून इनका एक फेमस ब्रांड है जो आपके हमारे घर में मिल जाएगा। 20% के आसपास का ये मार्केट शेयर भी होल्ड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका स्केल कि ये आईटीसी और एचयूएल जैसी जो कंपनीज हैं उनको टक्कर देती है। वित्त वर्ष 2022 यानी कि पिछला साल अगर आप देखें, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी कंपनी ने कमाया था। एचयूएल जो कि सबसे बड़ी कंपनी है उससे भी ज्यादा। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में देखें तो ये आय के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा स्केल है, तो फिर आखिर अदानी ग्रुप या फिर गौतम अदानी ये फैसला क्यों ले रहे हैं, क्यों निकलना चाहते हैं? इसकी तीन बड़ी वजह है। पहली बात तो ये जो कंपनी है एडिबल ऑयल यानी जो खाद्य तेल है उसके ऊपर इसका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और वहां पे जो मार्जिन हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी कम रहती है। 2 उदाहरण से देखिए, आईटीसी को आप देखिए, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 38% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% रहते हैं। एचयूएल के 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन और 17% के नेट प्रॉफिट मार्जिन। अदानी विल्मर के महज 3.5% के आपको ऑपरेटिंग मार्जिन नजर आएंगे और केवल 1% का आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन नजर आएगा। तो पहली बात तो आय तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मुनाफा यहाँ से नहीं होता, कमाई नहीं होती। दूसरी बात, ये कर्ज कम करना चाहते हैं। $6 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन है जैसे आप कह रहे हैं, तो इनका जो 44% हिस्सा है उससे इनको करीब $2.25 बिलियन के आसपास का निवेश, जो पैसा है वो मिल जाएगा। बड़ा निवेश ये करना चाहते हैं। जो कोर कारोबार है इनका, ये कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, पावर,
पोर्ट, सीमेंट, ये इनके कोर कारोबार है। इसके लिए इनको बड़े पैमाने पे आने वाले समय के लिए पूंजी की जरूरत है और उसी पूंजी को ये रेज करना चाहते हैं। उसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अदानी कैपिटल, जो कि इनकी एनबीएफसी कंपनी है, हाल में इन्होंने उससे भी एग्जिट किया है। तो उस लिहाज से ये पैसा रेज करना चाहते हैं, कैपिटल फ्री करना चाहते हैं, जिस वजह से ये अदानी विल्मर, जो कि कम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहां से एग्जिट और करना कोर चाहते हैं। बिजनेसेस लेकिन में ध्यान अपना रहे, फोकस बढ़ा सकें। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि गौतम अदानी जो पर्सनल कैपेसिटी में अपने परिवार के जरिए अपना हिस्सा जो होल्ड करते हैं, उसे वो नहीं बेचेंगे, अभी भी शेयर होल्डर बने रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि शायद ये सेबी का जो नॉर्म है कि लिस्टिंग होने के 5 साल के अंदर आपको पब्लिक होल्डिंग जो है वो मिनिमम 25% करनी होती है, जो कि फिलहाल 12-13% के आसपास है। पिछले साल ये लिस्ट हुए थे, तो कितना हिस्सा बेचा जाएगा, क्या सेबी के नियमों का प्रेशर है या ये कोर कारोबार के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, कितनी हिस्सेदारी बिकेगी, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली है बिल्कुल। अगर सेबी के नियमों का पालन कर रहे हैं तो उसके लिए तो अभी 3 साल और बचे हैं। पिछले साल कंपनी लिस्ट हुई है, 5 साल का समय है। लेकिन इस समय अगर ये निर्णय लिया जा रहा है तो सर, ये क्या वही पूरी स्ट्रेटजी की बहुत सारे कारोबार में हाथ थे, अब केवल कोर पर फोकस करना? हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई है और आपको शायद जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं 2024-2025 में अडानी समूह का चेहरा बदला हुआ दिखाई देगा। देखिए, कैपिटल के बिजनेस से अडानी समूह ने एग्जिट किया, कुछ पावर के पोर्टफोलियो को भी लिमिटेड किया और अब जो अडानी विल्मर, जो कंज्यूमर फेस है कंपनी का, उससे बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। पूरी कोशिश इस बात की है कि बढ़ते हुए कर्ज के बीच में जहां से भी अतिरिक्त पूंजी जुटाई जा सके और जितना भी सीमित कारोबार किया जा सके उस कारोबार पर फोकस किया जाए। उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है अडानी विल्मर का ये प्रस्ताव जो चर्चा में है। यानी अगर आप इस पूरी स्ट्रक्चर को देखें तो दो चीज़ें हमें बदलाव होती दिखाई देंगी अगले 1 साल में अडानी समूह में। एक तो अडानी समूह इस बिक्री के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचकर, अभी कुछ हिस्सेदारी बेच कतर को और बाकी कंपनियों को, बाकी जगह निवेशकों को भी बेची गई, उससे अडानी समूह अपने कर्ज को चुकाने में थोड़ा बहुत फ़ायदा रहेगा और कमी होगी। और दूसरा ये कि शायद इस बात की संभावना है कि अडानी समूह धीमे धीमे पोर्ट, पावर और सीमेंट तक अपने आप को सीमित कर लेगा। ये 3 प्रमुख उद्योग हैं जिन पर फोकस किया जाएगा। तो ये पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू है, अडानी समूह के भीतर दिखाई दे रही है। फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स के खाते मर्ज नहीं हो सकते, इस प्रस्ताव के खिलाफ बैंक एकजुट दिखे। दरअसल मामला ये था कि ये सुझाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। आरबीआई ने इसे बैंकिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया तो बैंकों ने साफ कहा कि ये दोनों खाते मर्ज नहीं किए जा सकते। तर्क ये था कि ये दोनों खाते एकदम अलग हैं, इनको एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। सर, तर्क क्या दिए गए इसके पीछे? बैंक उद्योगों की इस राय को मानने को तैयार नहीं है कि फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स के खातों को एक साथ मिला दिया जाए। राय इस तरह से आई थी कि आरबीआई ने तेलंगाना कोर्ट की अदालत के बाद आरबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था और ये कहा गया था कि सरकार बैंक जो है वो फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टर्स के खातों को फ्रॉड घोषित करने या विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले उनसे बात करें। इसी सूरत के बीच में कंपनियों ने इस बात का दबाव बनाया है कि जो धोखाधड़ी के खाते हैं और किसी ने विलफुल डिफॉल्ट किया है, दोनों खातों को एक साथ किया जाए। बैंकों ने इसमें एक अंतर बनाने की बात कही। उनका कहना है कि जो फ्रॉड खाते हैं उनमें तो एफआईआर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी हो सकती है, बैंक का नुकसान किया है, बैंक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि हमने नीरव मोदी या बाकी केसेस के मामले में देखा है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर बैंक ये मान रहे हैं कि परिस्थितियों की वजह से भी हो सकते हैं। उन्हें आप विलफुल डिफॉल्टर तो मान सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, लेकिन वो आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं, उनकी समस्याएं हो सकती हैं, वित्तीय चुनौतियां हो सकती हैं, जिसके कारण उन्हें उसमें शामिल नहीं किया गया। ये सतर्कता बैंकों में हाल में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने दखल में कहा था या अदालतों में कहा था कि किसी भी खाते को विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंकों को अपनी प्रक्रिया बदलनी चाहिए। देश के सहकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में सांसद लहर सिंह सिरोहिया की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सहकारी बैंकों में हो रहे फ्रॉड के आंकड़े पेश किए। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सरकारी बैंकों में फ्रॉड के मामले 729 सामने आए। वित्त वर्ष 22-23 में यह आंकड़ा 964 हो गया, यानी साल भर में फ्रॉड के मामलों में 34% की बढ़ोतरी देखी। इससे पहले वित्त वर्ष 20-21 के दौरान सहकारी बैंकों में जो फ्रॉड थे वो 438 मामले दर्ज किए गए थे। सर, ये फ्रॉड बढ़ने की वजह क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स के कामकाज में पारदर्शिता की चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप रिजर्व बैंक के फैसलों को करीब से देखें तो हर महीने कम से कम 4 या 5 रिजर्व बैंक के फैसले ऐसे आते हैं जिसमें किसी कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर रोक लगाई जाती है या वहाँ
ऑपरेशंस को लिमिटेड कर दिया जाता है। पूरा का पूरा सहकारी बैंकों का, कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रबंधन गहरी अपारदर्शिता का शिकार है। और चूंकि छोटे बेस के बैंक होते हैं, मैनेजमेंट का दबाव ज़्यादा होता है और कोऑपरेटिव बैंक्स में राजनीति होती, इसलिए वहाँ फ्रॉड की संभावनाएं और खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का पूरा जो आंदोलन है, उस आंदोलन में अब कई तरीके की चुनौतियां हैं। अभी तक तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, उसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा। हाल के वर्षों में कानूनों को बदलकर ये स्पष्ट किया गया है कि रिजर्व बैंक इसके बैंकिंग हिस्से को रेगुलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सरकार की कमाई खर्च का हिसाब लगाने वाली संस्था कैग ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ी खामियों का पर्दाफाश किया है, उनको उजागर किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फ़ोन नंबर पे हुए, यानी एक फ़ोन नंबर पर 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए। चलिए कोई बात नहीं, वो नंबर भी 8 अंकों का था। एक फ़ोन नंबर पर इतने खार, जिस पर 1.39 लाख रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। रिपोर्ट से यह पता चला कि इस योजना में कई ऐसे लोग भी पंजीकृत हैं जो पंजीकरण के लिए योग्य ही नहीं है। ऐसे लोगों ने योजना के जरिए 22 करोड़ रुपए तक का लाभ भी ले लिया। रिपोर्ट में योजना में जुड़े कई अस्पतालों की क्वालिटी पर भी सवाल हुए। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, अभी हमने आपको ये बताया था कि आयुष्मान में कई अस्पताल ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, यानी कि वो आज तक आयुष्मान के खाता धारकों का इलाज ही नहीं कर रहे हैं। कैग ने मंगलवार को संसद में आयुष्मान भारत योजना पर अपनी रिपोर्ट रखी है, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सर, आयुष्मान में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं प्रमुख जो आयुष्मान को लग गई हैं? भारत की सबसे महत्वाकांक्षी जन स्वास्थ्य योजना गहरे संकट में है और कई तरीके की समस्याओं का शिकार है। और ये एक अजीब सी असंगति है कि जिस स्कीम को सबसे ज़्यादा प्रचार के तौर पर सामने लाया गया था और इससे बड़ी आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लाया गया था, उसमें इस तरीके के गंभीर भ्रष्टाचार या फ्रॉड के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में 2 स्टेक होल्डर्स हैं शुभम। एक स्टेक होल्डर है वो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी, जो आयुष्मान का कार्ड बनवा कर इलाज कराता है, और दूसरा स्टेक होल्डर हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स इस स्कीम में शामिल होते हैं, सरकार से उसका खर्चा लेते हैं, जो वो इलाज लोगों को देते हैं। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीएजी की रिपोर्ट में निकल कर आई, वो आई बेनिफिशरीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर। ऐसा लगता है कि देश में असंख्य रूप में इस तरीके के रजिस्ट्रेशन आयुष्मान भारत में किए गए, या तो वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे या वो पूरी तरह फर्जी थे। जैसा शुभम को बताया कि एक नंबर है जिसमें डेटाबेस से पता चला कि 9999 नंबर के ऊपर करीब 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। 888 नंबर के ऊपर करीब 1.39 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। 9 और उसके बाद कई सारे 0 नंबर पे करीब 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। ऐसा रजिस्ट्रेशन आपने किसी सरकारी स्कीम में इस तरह से नहीं सुना होगा। इसी तरीके से एक नंबर पर 1000 से 10,000 तक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन पर 1000 तक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। यानी पूरा का पूरा डेटाबेस से साबित करता है कि वो जो वास्तविक लाभार्थी थे वो इसमें शामिल नहीं थे। और सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी पाया कि इन लोगों को भुगतान भी किया गया, यानी इन्होंने भुगतान भी लिया, इनके नाम पर भुगतान भी किया गया। इसलिए इसका जो दूसरा स्टेक होल्डर है यानी हॉस्पिटल, वो भी इस नेटवर्क में, इस पूरी व्यवस्था में शामिल था। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत में कई सारे अस्पताल जो आयुष्मान भारत के साथ जुड़े थे वो इनएक्टिव पाए गए हैं, सक्रिय नहीं है, वो ये सुविधाएं और ये आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरी बात समझ में आई, ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर अस्पताल में उसका इलाज कराया जाता है और उस पैसे को वापस लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरी महत्वाकांक्षी स्कीम में और भी कई सारी बड़ी खामियां पाई हैं। सर, ये सब पता कैसे चल रही है? अब तो आयुष्मान आए काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब अचानक की अस्पतालों की, मोबाइल नंबरों की, आधार कार्ड में फर्जी जो बाड़ा हुआ उसकी, ये सब चीज़ें अचानक कैसे पता चलने लगी? अच्छा, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो आयुष्मान भारत की एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी जिसको लागू करती है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अस्पतालों को जोड़े और आयुष्मान कार्ड का सही वितरण देखे, उसने अपने डेटाबेस की एनालिसिस शुरू की, क्योंकि कई शिकायतें चारों तरफ से आ रही थी और लगातार आ रही थी। उस डेटाबेस की एनालिसिस से ये पता चला कि आयुष्मान भारत के अपने डेटाबेस में ही इस तरीके के महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं जो इस स्कीम के पटरी से उतर जाने के, इस स्कीम के दुरुपयोग होने के और सरकारी पैसे को आप टैक्स पेयर्स का पैसा भी कह सकते हैं, हमारा आपका पैसा भी कह सकते हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत खर्च किया जाता है, उसके दुरुपयोग के मामले बताते हैं। और इसलिए इस पूरी स्कीम में अब
दोनों हिस्सों में, पंजीकरण के स्तर पर भी और अस्पताल में मिलने वाली सेवाओं के स्तर पर भी गंभीर चुनौतियां बनती दिखाई दे रही हैं। सर, अब सरकार तो ये विचार कर रही थी कि इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा, ऐसे कैसे दायरा बढ़ेगा? अब ये भी दुविधा की बात है, क्योंकि इस साल जब बजट आ रहा था तभी इस बात की संभावना थी, सा शुभम ने इशारा किया कि सरकार मध्य वर्ग के लोगों को इसमें शामिल करना चाहती थी। प्रस्ताव इस तरीके का भी नीति आयोग के जरिए गया था कि वो लोग जिनके पास किसी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उन्हें आयुष्मान भारत के दायरे में शामिल लाया जाए और उन्हें जोड़कर इसकी सुविधाएं दी जाएं। हालांकि स्कीम इसलिए ये प्रस्ताव आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरकार अस्पतालों को नहीं जोड़ पा रही है इसमें बड़ी संख्या में, और इसमें एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों का है क्योंकि राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं, वो इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उन्हें तय करना होता है कि उनके इलाकों के कौन से अस्पताल इसमें जोड़े जाएं, और ये मामला भी साफ सुथरा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अस्पतालों को भी, गलत अस्पतालों को जोड़ा गया, जिनके पास सुविधाएं नहीं, ऐसे भी अस्पताल आयुष्मान भारत में पंजीकृत हैं और वो इसमें मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो इलाज हो भी रहा है या वो इलाज फर्जी है, ये जांच की बात है। लेकिन अब इस स्थिति में तो इसका दायरा बढ़ाए जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि पूरी की पूरी स्कीम ही बुरी तरह से असंगतियों का शिकार है। ऐसी स्थिति में सरकार और ज़्यादा बजट देकर इसका दायरा शायद नहीं बढ़ाएगी, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सर, क्या आपको लगता है सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है फर्जीवाड़े रोकने के लिए? शुभम, जो सीएजी की रिपोर्ट थी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसके सारे ऑब्जर्वेशन स्वीकार कर लिए। यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि इसे चला रही है स्कीम को, आयुष्मान भारत स्कीम को, उसने सीएजी की जांच के सारे निष्कर्षों को स्वीकार किया और उसने माना कि ये सब हो रहा है इस स्कीम के अंदर। यानी एक तरह से सरकार के प्रतिष्ठान के अंदर या सरकार के अंदर इस बात की स्वीकार्यता है कि ये सारा जो फर्जीवाड़ा निकल कर आ रहा है, एक एक नंबर पर कई सारे रजिस्ट्रेशन होना या अस्पतालों को गलत भुगतान किया जाना, ये सब आयुष्मान भारत के अंदर गंभीरता के साथ हो रहा है। तो अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये संकेत भी दिया है कि वो इसे बदलने के, इसके परिवर्तन की कुछ नई योजनाएं बनाई जाएंगी। एक चीज़ मानी जा रही है कि शायद नेशनल अथॉरिटी एक पॉलिसी लेकर आएगी जिसमें कार्ड पर सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कितने भी सदस्य आयुष्मान भारत के कार्ड पर नहीं जोड़े जा सकेंगे। ये भी माना जा रहा है कि कई जगह पेंशनर्स के पास 2-2, 3-3 अलग अलग कार्ड पाए गए हैं, जिन महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, कर्नाटक में, और उनको अलग स्कीमों के तहत फ़ायदा मिल रहा है और उसके बाद भी वो आयुष्मान भारत स्कीम की योजना का फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति में इस पूरी स्कीम का बड़ा पुनर्गठन होना ज़रूरी है, और सीएजी की रिपोर्ट की रोशनी में तो और भी लगता है कि सरकार को इसका तत्काल पुनर्गठन करना चाहिए। दुविधा यह है कि चुनाव सामने है, इस स्कीम को सरकार अपनी बड़ी सफलता के तौर पर बराबर प्रचारित करती रही है, आज भी प्रचार में सबसे आगे स्कीम है, पर उसके पीछे बहुत सारी खामियां हैं इसमें। क्या सरकार के पास अभी समय होगा इस चुनाव तक कि इस पूरी स्कीम को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए या ऐसी ही चलती रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन स्कीम में बड़े बदलाव तो आयुष्मान भारत की मौजूदा परिस्थिति में तो ये स्कीम शायद ही बहुत ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दे पा रही हो, ऐसा तो नहीं लगता। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में आर्थिक सुस्ती गहराती जा रही है। जुलाई के दौरान चीन के विदेश व्यापार में भारी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट 14% से ज़्यादा टूट गए, इंपोर्ट में भी 12% से ज़्यादा की गिरावट है। एक्सपोर्ट को चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और एक्सपोर्ट में गिरावट से वहां आर्थिक सुस्ती बढ़ने की आशंका गहरा गई है। सर, चीन का संकट कितना गहरा? चीन के निर्यात के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंताजनक है, दोनों तरह से। चीन दुनिया के बाज़ारों के लिए आयात की दृष्टि से भी और निर्यात की दृष्टि से भी 14.5% की गिरावट है, करीब 12% के आसपास की गिरावट आयात में है। चीन दोनों तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, तो चीन के आयात में गिरावट का मतलब है कि दुनिया में कच्चे माल को सप्लाई करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ, चाहे वो ब्राज़ील, चिली, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनके लिए बुरी खबर है क्योंकि इन्हें चीन के बाज़ार में मांग मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के जो बाज़ार हैं, प्रमुख बाज़ार हैं, जहाँ से चीन को सबसे ज़्यादा निर्यात होता है, वहाँ 22 से 23% तक एक्सपोर्ट में गिरावट आई है। यानी चीन की पूरी एक्सपोर्ट टरबाइन जो इन दो सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों को फीड करती थी, वहाँ मांग टूट रही है। ये उन बाजारों की अर्थव्यवस्था के बारे में भी खराब खबर है, अच्छी खबर नहीं है। यानी रिकवरी की संभावनाएं वहाँ बनती नहीं दिखाई दे रही। चीन के आंकड़ों के भीतर जाने पर दो और महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं जिससे हमें पता चलता है कि चीन की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और क्यों वहाँ संकट इतना गहरा है। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन में कच्चे तेल का इंपोर्ट भी तेज़ी से गिरा है, करीब 12 से 13% की गिरावट आई। कच्चे तेल के इंपोर्ट में गिरावट का मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर डिमांड नहीं है।
यानी कच्चे तेल की खपत गिर रही, और दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इंपोर्ट भी 17% गिरा है। तो यानी चीन से जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात होते हैं, जो चीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, वहाँ भी निर्यात की मांग नहीं बनती दिखाई दे रही है। दो ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जिनके बेस पर चीन की अर्थव्यवस्था की भीतरी परिस्थिति को हमेशा नापा जाता है। चीन का फिसलना और चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट दुनिया के लिए बड़ी चुनौती और चिंता का विषय रहेगा। अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम की दरारें अब खुलने लगी हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका के 10 छोटे और मझोले बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड किया। रेटिंग को घटाकर नेगेटिव कर दिया गया। इतना ही नहीं, बड़े बैंकों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। उन बैंकों पर भी डाउनग्रेड का रिस्क है। सर, ये होना ही था? हाँ, ये लग रहा था, क्योंकि हम लगातार इस पर निगाह बनाए हुए थे और मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में सिग्नेचर ग्लोबल बैंक या जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसकी रोशनी में ये डाउनग्रेड किया है। और जो चीज़ बार बार निकलकर पिछले एक साल में आई है कि अमेरिका में जो 2008 की लीमन क्राइसिस थी, उसके बाद जो बैंकों के लिए नियम सख्त किए गए थे, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आकर उदार कर दिया। और वो सख्ती, वो स्ट्रेस टेस्ट, वो पाबंदियाँ और वो पारदर्शिता की शर्तें ढीली छोड़ दी गई बैंकों के दबाव में। और उसका नतीजा ये है कि अमेरिका का बैंकिंग उद्योग संकट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मूडीज़ का डाउनग्रेड अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कई सारी अच्छी खबरें हैं, मंदी ना आने की संभावना, बाकी चीज़ों की, लेकिन बैंक अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इस डाउनग्रेड के बाद दुनिया की कुछ और भी एजेंसियाँ शायद अमेरिका के बैंकों को लेकर सतर्क रुख बरतेंगी। 9 अप्रैल को आपको मनी 9 ने ये बता दिया था इकोनॉमिकम में कि अमेरिका में ये जो क्राइसिस है बैंकिंग की, ये बढ़ सकती है। ये क्राइसिस क्यों आई, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा फैसला लिया था, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप देखिए ये इकोनॉमिकम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रंप करें दुनिया भरे, ये उसका टाइटल था। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मंगलवार को ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं के रिव्यू के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इस कंसल्टेशन पेपर पर 5 सितंबर तक भागीदारों की राय मांगी है। आशंका ये है कि देश में केबल टीवी की दरें बढ़ाए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। देश में रोजगार की स्थिति को सुधारने और कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की थी, उसकी वजह से वित्त वर्ष 21-22 के दौरान सरकार को राजस्व में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बुधवार को सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी गई। टैक्स कटौती की वजह से वित्त वर्ष 19-20 के दौरान सरकार को राजस्व में 1.28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सितंबर 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनके लिए तो ये दर और कम करके 15% कर दी गई थी। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का फैसला 350 लोगों की नौकरी पर भारी पड़ा। इंडिया की गेमिंग एप्लीकेशन मोबाइल प्रीमियर लीग ने अपने 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और वजह बताई कि सरकार की ओर से लगाई गई 28% जीएसटी। कंपनी का कहना है कि सरकार का यह फैसला कंपनी पर टैक्स का बोझ 400% तक बढ़ा देगा और इसकी संभावना ने 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, उनकी नौकरियां ली। सर, कोई टिप्पणी आपकी? टीआरआई की तरफ से जो चर्चा पत्र जारी किया गया ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विस टैरिफ के लिए, इस पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि शायद अब आपके केबल की दरें और जो आपको डीटीएच ब्रॉडकास्ट मिलता है, इसकी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी की संभावना तो है ही, इसके साथ कई और महत्वपूर्ण सुझाव भी इस चर्चा पत्र में मांगे गए हैं। खासतौर पर नेटवर्क पर जो अलग अलग तरीके की फ़ीस लगाई जाती हैं, जो आपके पास आपके मंथली बिल में लगकर आती हैं, उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, कैसे फ्री टीवी चैनल्स को पैकेज किया जाएगा जो आपको उपलब्ध होते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के तहत, और इसके अलावा कंपनियां कितना डिस्काउंट दे पाएंगी, इस पर भी फैसला होगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नया संस्करण लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।